साथियों, गरुड़ प्रकाशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सूजस की सारी सीरीज लेके आ रहा हूँ। जो मंथली सीरीज हैं, जो मंथली सूजस आता है राजस्थान सरकार की DIPR विभाग के द्वारा प्रकाशित सूजस, तो उसका मैं नियमित रूप से आपके लिए मंथली सूजस का सारांश लेके आऊँगा। हूबहू नहीं, उसका सारांश तैयार करूँगा और आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए आप मेरा जो चैनल है गरुड़ प्रकाशन का यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा ये सारा मैटर आप तक आपके लिए पहुंच सके। तो चलो इसका शुभारंभ करते हैं अपन। पहले मैंने अप्रैल से शुरू किया है, नया सत्र है, नए सत्र के पहले महीने से, अप्रैल से। बाकी पिछले महीने के भी मैं करवाऊँगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू हर महीने का जैसे ही सूजस उपलब्ध हो जाएगी मैं आपके लिए इसको तैयार करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और 100% पहुंचाऊंगा मैं आपके लिए। इससे पहले मैंने एक जो DIPR का जो साइट है उस पर जो डेली न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का भी मैंने वीडियो बना के चैनल पर अपलोड की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अपन चलो करते हैं इसको शुरू। अप्रैल महीने का ये सूजस है, अप्रैल महीने का सूजस है 2022 का। तो इसको एक एक को देखते हैं। जो बजट था लगभग इसमें सारे बातें बजट की होगी। तो ये पहला क्या है, IPD टावर। IPD टावर यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है ये, और एक है इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी हॉस्पिटल में, सभी अस्पतालों में OPD और IPD की सुविधा निःशुल्क प्रारंभ की गई है। कब से की गई है? 1 अप्रैल 2022 से। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा OPD और IPD की निःशुल्क सेवाएं कब से शुरू की गई? तो 1 अप्रैल, सत्र के प्रारंभ से। 1 अप्रैल को सत्र प्रारंभ होता है, तो 1 अप्रैल से उसको शुरू किया गया है। और सवाई मानसिंह अस्पताल में एक IPD टावर और हृदय रोग संस्थान का भी शिलान्यास किया गया है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जो SMS हॉस्पिटल है उसमें IPD टावर और एक हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास भी किया गया है। ये जो IPD टावर होगा, ये टावर 116 मीटर ऊंचे टावर पर 116 मीटर ऊंचा टावर होगा, जिस पर हेलीपैड की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसमें IPD भी OPD की सुविधा भी होगी और IPD भी सुविधा होगी, दोनों की। यानी प्रश्न आ जाए कि IPD टावर कहाँ है? तो SMS हॉस्पिटल में। IPD और OPD की इसमें निःशुल्क सुविधाएं होगी और ये टावर सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, यानी सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होगा यहाँ पर, और वो भी लगभग हैं, वो सारे के सारे निःशुल्क हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो IPD टावर कहाँ बनाए जा रहे हैं? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल हैं, उसके एरिया कैंपस में ये ऐसी सुविधाएं की जा रही हैं। और यहाँ पर एक हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास भी इस बजट के दौरान किया गया। ये है IPD टावर जो जयपुर में स्थापित है। 588 करोड़ लागत से जयपुर में हो रहा है तैयार। राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा, हर गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये टावर है जो 116 मीटर ऊंचा होगा और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास कर रहे हैं। नए सत्र 2022-23 के दौरान इसका काम शुरू हुआ है। अगली एक योजना है मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना, यानी मुख्यमंत्री के नाम से है मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना। यानी जो डेयरी सोसाइटी यानी कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी के द्वारा जो गांवों में किसानों से दूध इकट्ठा किया जाता है, दूध खरीदा जाता है, उसमें क्या किया उन्होंने? 1 अप्रैल 2022 को 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दुकान अनुदान था पहले, यानी मान लो 17 रुपये लीटर दूध सरकार खरीद रही थी, तो उस पर पहले क्या कितने रुपए दिए? 17 प्लस 2 का अनुदान दिया जा रहा था। अब अनुदान कितना कर दिया? 17 प्लस 5 का अनुदान कर दिया। यानी अब पहले 1 लीटर पर 2 रुपये प्लस 17 रुपये प्लस 2 रुपये मिल रहे थे, यानी 19 रुपये मिल रहे थे। अब कितने मिलेंगे? 17 प्लस 5 रुपये मिलेंगे,
यानी एक तरह से दूध कितने रुपए लीटर हो गया, 22 रुपए लीटर हो गया। ध्यान रखना ये कि दूध उत्पादकों की आय को बढ़ाने के लिए ये किया गया। अगला क्या है, बाबा आमटे विश्वविद्यालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि बाबा आमटे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो झामरोली में। झामरोली कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर के झामरोली में बाबा आमटे विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। फिर सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा की दृष्टि से इस सेंटर को स्थापित किया गया है, साइबर खतरों की से सुरक्षा के लिए। नाम क्या है, सेंटर फॉर, किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए, साइबर आम जन को साइबर खतरों से सुरक्षा से बचाव करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ की लागत से ये सेंटर स्थापित किया गया है। प्रश्न आ जाए कि आम जनता को साइबर सुरक्षा से जागरूक करने के लिए कहाँ पर इसका सेंटर स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया है इसका। पुलिस मोबाइल यूनिट, एक पुलिस मोबाइल यूनिट भी है, इसी के अंतर्गत पुलिस मोबाइल यूनिट भी की गई है, यूनिट की स्थापना भी की गई है, जिसमें क्या करना है, डायल नंबर 100 डायल नंबर 112 से जोड़ते हुए, यानी ये जो पुलिस मोबाइल यूनिट है, इसमें कितने नंबर डायल करेंगे तो वो पुलिस हमारे तक पहुंच सकती है। कितने, यानी 100 नंबर डायल करेंगे, 112 नंबर डायल करते हुए किए गए, यानी टोटल कितनी यूनिट स्थापित की गई ऐसी मोबाइल पुलिस मोबाइल यूनिट कितनी स्थापित की गई, 500 स्थापित की गई। अब ये इनको सूचना कैसे पहुंचाएंगे, अपन कैसे पहुंचाएंगे कि हम 100 नंबर डायल करेंगे और 112 नंबर डायल करेंगे तो ये सूचना इन तक पहुंचाएगी और ये हमारी जनता की रक्षा करेंगे। नरेगा में मानव दिवस में सृजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ये हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक क्या है कि देश में सर्वाधिक मानव दिवस सृजन का रिकॉर्ड राजस्थान के नाम, यानी देश में सबसे ज़्यादा मानव दिवस सृजन करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर रखा गया है, हुआ है राजस्थान के नाम से। यानी एक वित्तीय वर्ष में यानी कितने मानव दिवस सृजित किए गए, कितने मानव दिवस हुआ, 42.43 करोड़ मानव दिवस, 42.43 करोड़ मानव दिवस। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इतनी तो हमारी जनसंख्या ही नहीं है, जनसंख्या 3 करोड़ 6 करोड़ के आसपास है, तो ये इतनी हमारे जनसंख्या 43 करोड़ कैसे आए। मानव दिवस की बात कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति एक साल में कितने दिन काम किया, तो मान लो 125 दिन काम किया, तो ये 125 दिन मानव दिवस हो गए। तो ऐसे ऐसे जितने लोग काम कर रहे हैं उनको जोड़ करके ये मानव दिवस का कैलकुलेशन किया गया है। तो अब इसमें और है, ये बात समझ में आ गई ना, 42.43 करोड़ मानव दिवस, यानी एक परिवार में तो एक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिला। तो राजस्थान में जनसंख्या कितनी है टोटल, तो वो लोग आदमी कितने दिन काम कर रहा है, एक आदमी कितने दिन काम कर रहा है, यानी 125 दिन काम कर रहा है एक आदमी 125 दिन काम कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है, राष्ट्रीय ये 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार। अब नरेगा के अंतर्गत कितने दिन का काम मिलता है, 100 दिन का काम मिलता है। नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलता है। अब राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 के दौरान 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का और रोजगार दिया गया कि एक परिवार में एक आदमी पहले 100 दिन तक रोजगार मिलता था उसको, अब कितने दिन मिलेगा उसको रोजगार, 125 दिन मिलेगा। कितने दिन मिलेगा, 125। और ये जो 25 दिन का खर्चा है ये राजस्थान सरकार देगी। कौन सी सरकार देगी, राजस्थान सरकार देगी, ध्यान रखना। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। यानी जो जल शक्ति भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है। अब ये जल पुरस्कार हैं तो 2020 में ये जल पुरस्कार प्राप्त करने में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, दूसरे स्थान पर रहा। यानी राजस्थान इस दूसरा स्टेट था इसको यानी दूसरा स्थान मिला जल के संबंध में, जल संरक्षण के संबंध में। राजनेट, ये
राजनेट क्या है? एक क्या कहें, साइबर या मतलब नेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाला एक पोर्टल टाइप का है ये। कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है ये राजनेट। क्या करवाता है? कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है। कहाँ पर उपलब्ध करवाता है? कि ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को, ग्राम पंचायतों में अगर ध्यान दिया होगा तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजीव गांधी सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन सेवा केंद्रों को राजनेट के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। अब ये राजनेट क्या है? एक इंटरनेट सुविधा है जो कहाँ स्थापित हो रही है, किसको जोड़ रही है? यानी देश के राजधानी को, राज्य की राजधानी में जो नेट को लेकर के कहाँ जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों को उससे जोड़ा गया है। अब क्या करेंगे जोड़ करके? कि वहाँ इस राजनेट के द्वारा क्या चलाएंगे? ई मित्र चलाएंगे, ई मित्र प्लस चलाएंगे, आईपी टेलीफोन चलाएंगे, हैं, वाईफाई चलाएंगे वहाँ पर आदि को इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जा रही है। यानी ग्राम पंचायत में इस कनेक्टिविटी के द्वारा राजनेट कनेक्टिविटी के द्वारा ई मित्र प्लस, वाईफाई और आईपी टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी पंचायत क्षेत्र में जाओगे तो आपको वहाँ वाईफाई सुविधा उपलब्ध होगी, वहाँ इंटरनेट चल रहा है, वो भी इस राजनेट के माध्यम से ही चल रहा है। पूछ ले कि राजनेट क्या है? तो राजनेट क्या है कि ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र, यानी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना या नेट उपलब्ध करवाना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है जो मैंने बताया है, ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना। समझ गए? यानी एक तरफ से नेट की सुविधा दे रहे हैं, उस नेट का नाम क्या है? राजनेट। लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि ग्राम पंचायतों में जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है वहां पर ई मित्र के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध सेवाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध सेवाओं को, उनकी सुविधाओं को, योजनाओं को, कार्यक्रमों को, प्रोजेक्ट को जनता तक पहुंचाना, गांव की पंचायत की जनता तक पहुंचाना है। 9,400 ग्राम पंचायतों में वीसेट तकनीकी या MPLS से जोड़ी जा चुकी है। यानी कितने गांवों को? 9,400 गांवों को इसके द्वारा जोड़ दिया गया है। तो समझ में आ गया राजनेट क्या है? राजनेट इंटरनेट की वह सुविधा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वह सुविधा है जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अब ग्राम पंचायतों में कौन काम कर रहा है? तो राजीव गांधी सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। वहाँ पर ई मित्र भी है, ई मित्र प्लस भी है, ये आईपी टेलीफोन भी है और ये वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। राज वाईफाई ये भी वही है। ग्राम पंचायत और विभिन्न सरकारी भवनों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, हॉस्पिटल, और जो भी ग्राम BDO का ऑफिस है, ग्राम पंचायत का ऑफिस है, पटवार भवन है या सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध करवाना। देखो राजनेट का उद्देश्य क्या था? राजनेट का उद्देश्य था कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो ई मित्र है, ई मित्र प्लस है, आईपी टेलीफोन है, वाईफाई है, सुविधा उपलब्ध करवाना। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों में, पंचायत भवनों में, सरकारी भवनों में, सार्वजनिक भवनों में, यानी सरकार के जो भवन हैं वहाँ पर वाईफाई की, यानी वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है, वायरलेस फ्री कनेक्टिविटी उपलब्ध करवानी है। उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों के नागरिकों को निःशुल्क इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान सरकार की किस प्लानिंग के द्वारा, किस योजना के द्वारा, किस नेट के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर के नागरिकों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है? तो उसका उत्तर क्या होगा? राजनेट वाईफाई या राज वाईफाई सुविधा समस्त जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवा दी गई। यानी जिला मुख्यालय में सभी जगह हो गई, जितने भी जिले, 33 जिले हैं वहाँ उपलब्ध हो गई है। ग्राम पंचायतों में चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 9,960 वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो गई है। यानी 9,960 गाँवों में ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। यानी गाँव के लोगों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाना किसके द्वारा? राज वाईफाई के द्वारा। और राजनेट के द्वारा क्या है? सरकारी ऑफिस के आसपास जो ई मित्र हैं, ई मित्र प्लस हैं, आईपी टेलीफोन है, वाईफाई है, वो उपलब्ध करवाना। इसमें केवल वाईफाई है, इसमें केवल वाईफाई है। ठीक है, आगे समझ में। ई मित्र क्या है? राजस्थान में
87,269 से अधिक ई मित्र हैं। इसमें से कितने 60,594 ई मित्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है, बाकी शहरी क्षेत्र में। ई मित्र तो आपको पता ही होगा। तो उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी ये लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको नागरिकों तक पहुंचाना। क्या नागरिक इन ई मित्रों के माध्यम से राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी 475 लोकप्रिय सेवाएं घर के नजदीक उपलब्ध करवाई गई है। समझ गए? ई मित्र प्लस, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र प्लस ई सेवा प्रदान करने वाली। ई मित्र प्लस क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में। और ई मित्र क्या है? विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। ये मानव रहित ई मित्र। अब ये देखो ई मित्र प्लस है ना, ये मुख्य रूप से क्या है? ये ई मित्र प्लस है कियोस्क है। क्या है ये? कियोस्क है, जो सरकारी कियोस्क है, जो सरकारी कार्यालयों और गैर सरकारी संगठनों पर स्थापित किए गए हैं। गैर सरकारी संगठनों पर स्थापित किए गए हैं। यानी एक डिब्बा होता है जिसमें सारी सुविधा उपलब्ध होगी। यानी आप खुद जाओ और आपको जो पैसे निकालने हैं या कोई फीस भरनी है वो सारी सुविधा यानी ये हॉस्पिटल में मिल जाएगा, अस्पतालों में मिल जाएगा और कॉलेज में मिल जाएगा, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं वहाँ पर ये सुविधा मिल जाएगी। अब इसका काम क्या है? ई मित्र प्लस कहाँ पर है? ग्रामीण क्षेत्र में ई मित्र प्लस सेवा प्रदान करने की एक योजना है। ठीक है, क्या करना है इसमें? नकद, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक की सुविधा उपलब्ध है। इसमें पैसे निकालने हैं, जमा करने हैं, नेट बैंकिंग करना है, उपलब्ध है। प्रमाण पत्र, ई कार्ड, पीवीसी कार्ड आदि पर जन आधार प्रिंट की सुविधाएं। यानी आप अगर प्रमाण पत्र प्रिंट करना है तो वहाँ हो जाएगा, ई कार्ड लेना है तो वो हो जाएगा, पीवीसी कार्ड लेना है तो वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, और जन आधार कार्ड प्रिंट करना है तो वो यहाँ पर इससे ई मित्र प्लस से हो जाएगा। टोटल ई मित्र प्लस कितने हैं? 14,891। राज किसान साथी, राज किसान साथी एक पोर्टल है। ये क्या है? एकीकृत क्या है? एक पोर्टल है। ये तो आपको ध्यान रखना ही है। ये क्या है? एक पोर्टल है। किसके लिए है? किसानों के लिए। ठीक है, यानी एकल खिड़की ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल है, जो कब घोषित हुआ? 2019 के बजट में इसको घोषित किया गया। 2019 के बजट में घोषित किया गया था। अब क्या उद्देश्य क्या है इसका, इस पोर्टल का? इस पोर्टल पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, विपणन जैसी विभागों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी इस पोर्टल के द्वारा, इन विभागों के द्वारा, किसानों से जुड़े विभाग हैं सारे के सारे, क्योंकि नाम क्या है? राज किसान साथी। किसान डाटा बैंक, यानी किसान की पहचान, उसकी भूमि और फसल की जानकारी की सुविधाएं भी उस पर उपलब्ध है। कृषि इनपुट, यानी खेती में काम आने वाले साधन जैसे मिट्टी, बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी आदि की भी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। कृषि उत्पादन प्रबंधन प्रणाली, यानी फसल का उत्पादन, बाजार, मंडी व भंडारण, परिवहन की सुविधा इसकी भी इसके माध्यम से आपको उपलब्ध होगी। कृषि सुविधा, कृषि सुविधा, कृषि सुविधा यानी परीक्षण, कृषि प्रसंस्करण, सूची, डीलर सूचना आदि की भी यहाँ से हमें इस राज किसान जो साथी पोर्टल है उससे उपलब्ध होगी। यानी ई मार्केट प्लस, ऑर्गेनिक खेती आदि की भी ऑनलाइन मार्केटिंग होगी। यानी एक तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए एक पोर्टल है। क्या नाम है? राज किसान साथी। इसमें सूचना चेतावनी दी जाएगी, यानी मौसम की रिपोर्ट की जाएगी, सूचना प्रबंधन किया भी विस्तार किया जाएगा। डाटा विश्लेषण भी इसमें क्या होगा? प्रवृत्ति क्या है उनकी, मतलब मौसम की या उनकी अनाज की उत्पादन की, उनके मार्केटिंग की, विपणन की, प्रबंधन की क्या क्या प्रवृत्ति क्या है, उसका विश्लेषण करना, अनुमान करना और पूर्वानुमान होगा। अब लाभ क्या है इसका? जन आधार डाटाबेस का उपयोग करके आवेदन पत्रों का सरलीकरण करना। तो उपयोग क्या होगा? जन आधार के आधार पर, जन आधार के आधार पर जो आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उनका विश्लेषण करना, उनका सरलीकरण करना। सब्सिडी वितरण में भी ये काम आएगा। सब्सिडी वितरण की उसकी सूचना किसान तक पहुंचाना। सब्सिडी आ रही है, आ गई है, कब आने वाली, इसकी सूचनाएं किसके माध्यम से दी जाएगी? SMS के माध्यम से दी। आवेदन वास्तविक समय में कृषि कार्यालय तक
पहुंचेगा, क्योंकि पोर्टल है, जैसे आपने फॉर्म भरा, सबमिट किया और संबंधित ऑफिस में पहुंच जाएगा। पात्रांत पात्रों की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन के समय उपलब्ध होते हैं, यानी यहाँ पे जो पात्र हैं उनके दस्तावेज और आवेदन भी वहाँ उपलब्ध होगा। कृषि, मौसम विज्ञान, तकनीकी जानकारी, तकनीकी जानकारी, समय पर पहुंचना, जानकारी का समय पर किसानों तक पहुंचना। कृषि आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली, यानी मौसम से संबंधित, उपज के संबंध में जो पूर्व चेतावनी, यानी मौसम सूचना प्रणाली, मौसम, मिट्टी की जानकारी, इसमें मौसम की हो गई, मिट्टी की जानकारी हो गई। किसानों की सब्सिडी संबंधी सेवाओं की सुगमता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सपुर्दगी, यानी ये इस पोर्टल के माध्यम से, किसान साथी पोर्टल है वो, राज्य किसान साथी पोर्टल, इसके द्वारा हमें ये सुविधाएं प्राप्त होगी। ODF प्लस, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच नहीं करने के लिए, खुले में शौच मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत है। यानी ODF, पहले तो ODF चला, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित करना, यानी प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में शौचालय बनाना, जिसमें लगभग 13,000 रुपये खर्च होते थे, जिसमें करीब 7,000 रुपये हैं वो केंद्र सरकार देगा, बाकी सब पैसे हैं वो राज्य सरकार देगी। तो इसमें क्या है, ODF प्लस के क्या क्या मानक क्या क्या है, कि कौन कौन से गांवों को ODF प्लस घोषित कर सकते हैं और इनमें कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी। तो क्या है, खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो रही है, यानी खुले में नहीं जाना है। दूसरा क्या है, सामुदायिक शौचालय होंगे गांव में, आंगनबाड़ी और पंचायत घर में भी क्रियाशील शौचालय, बात सभी जगह क्या की जा रही है, शौचालय की बात की जा रही है। आंगनबाड़ी में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होंगे, यानी प्रत्येक बिल्कुल एकदम स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि बालक बालिकाओं के लिए अलग, प्रत्येक गांव में अपने घर में होगा, सार्वजनिक स्थान पर होगा। सामूहिक स्थानों पर जैविक और अजैविक कूड़ा नाले में एकत्रित न हो, यानी जैविक और अजैविक कूड़ा है वो कोई न कोई डस्टबिन में हो, कोई कोई पात्र हो, उसी में डाला जाए है? और कहीं पर भी नहीं डाला जाए, नाले में नदी में डाल दिया नहीं करना है। कूड़ा निस्तारण के लिए दो कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है, उसका निस्तारण करने के लिए कूड़ादान होना चाहिए। व्यक्तिगत व सामुदायिक गोबर खड्डे या बायोगैस प्लांट की स्थापना होनी चाहिए, वहाँ पर जो गोबर और का यूज़ करने के लिए बायोगैस प्लांट होना चाहिए। प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर होने चाहिए, गांव का जो प्लास्टिक है वो अलग इकट्ठा होना चाहिए, दूसरा कचरा अलग स्टॉप होना चाहिए। जयपुर का ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, जयपुर का जाहोता और जवानपुरा गांव ग्राम पंचायतें ODF है, ये ODF प्लस की मानक है, यानी ये जाहोता गांव, ध्यान रखना आएगा ये प्रश्न, आगे बहुत सारे एग्जाम होने हैं अभी। जाहोता और जवानपुरा गांव में ये क्या हो गया, इन गांवों को क्या कर दिया, ODF प्लस घोषित किया गया है। ये जाहोता और गांवों का सीन है, ये देखो, ये इसका जो जाहोता, ये नर्सरी है, ये जयपुर जिले के जाहोता और जवानपुरा ग्राम पंचायतें बनी हैं। ये देखो कोई स्कूल, ये स्कूल का सीन है ये, ठीक है। ये नर्सरी है जाहोता, ग्रीन हाउस का ये निर्माण किया गया है, यहाँ पर नर्सरी है ये, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब है कृषि बजट, यानी 2022-23 का कृषि बजट है। तो 2022-23 में पहली बार कृषि बजट अलग से बनाया गया, पहले हमेशा मुख्य बजट के साथ ही होता था। तो पहली बार प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में किस सत्र में कृषि बजट आम बजट से अलग किया गया, तो कब किया गया, 2022-23 में किया गया। इस बजट में 11 मिशन निर्धारित किए गए, यानी 11 मिशन निर्धारित किए गए कि हमें कृषि के क्षेत्र में 11 काम करने हैं। क्या करना है, सबसे पहले राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई, सीधी सी बात है, ये अपने याद करने लायक है, यानी याद हो जाएंगे सारे के सारे। अरे खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या क्या है, सिंचाई का साधन है, तो हमें क्या करना है, सूक्ष्म सिंचाई करना है। तो एक वर्ष में 5 लाख किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाना ये इतना ध्यान नहीं रखना है, यानी सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, मेन पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, जैविक खेती को बढ़ावा, ये भी ज्वलंत टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है ये। क्यों, क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी रासायनिक खाद उर्वरक DAP यूरिया के बिना, यानी गोबर मींगनी हरी खाद वगैरह यूज करते हुए, उनका यूज किए बिना, यानी रासायनिक खाद और बीजों के उपयोग किए, रासायनिक खाद यूरिया कीटनाशकों के उपयोग के किए बिना ही खेती करना, यानी हमें क्या डालना है, गोबर डालनी है, हरी खाद डालनी है, मींगनी डाल सकते हो, यानी जैविक वर्मी कंपोस्ट है वो यूज कर सकते हो। तो दूसरा क्या करना है,
जैविक खेती को बढ़ावा देना। फिर क्या करना है, बीज उत्पादन और वितरण, ये हमारे राजस्थान में बड़ी समस्या है, बीज, अच्छे किस्म का बीज की समस्या। तो हमें इसमें क्या होगा, अच्छे किस्म के बीज उत्पादित करना, फिर किसानों तक पहुंचाना। ये क्या है, 12 लाख लघु सीमांत किसानों को, यानी लघु सीमांत किसान कौन से, लघु सीमांत किसान कौन से, जो 0 से 1 के बीच में वो सीमांत है, और 1 से 2 के बीच में हेक्टर, यानी 0 से 1 हेक्टर लघु किसान, ठीक है। और 1 से 2 हेक्टर वाले क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 से 1 के बीच में क्या है, सीमांत किसान, ये क्या है, सीमांत किसान है। और 1 से 2 हेक्टर वाले क्या है, लघु किसान। इन लघु किसानों को क्या करना, बीजों की मिनी किट उपलब्ध करवाना, क्योंकि उन्नत बीज अच्छी किस्म की प्रथम आवश्यकता है। 3, पहला क्या हुआ, सूक्ष्म सिंचाई, दूसरा क्या है जैविक खेती, और तीसरा क्या है बीज उत्पादन और वितरण। चौथा क्या है, तो मिलेट्स प्रोत्साहन योजना, ये राजस्थान सरकार की एक योजना है। मिलेट्स, सीधी सी बात है, मोटे अनाज को बढ़ावा देना, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना है। क्या करना है, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना, ज्वार बाजरा मक्का रागी वगैरह, ये मोटे अनाज को खेती को बढ़ावा देना है। इसमें इसमें विशेषकर क्या करना है, बाजरे की खेती के किट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, अभी बाजरे की खेती के किट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, यानी जन आधार के द्वारा, ठीक है। अब जयपुर में क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर मिलेट्स बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ बनाया गया है, जोधपुर में बनाया गया, सेंटर फॉर एक्सीलेंसी फॉर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर मिलेट्स बनाया गया। अब संरक्षित खेती करना, यानी ग्रीन हाउस खेती को बढ़ावा देना। संरक्षित खेती का मतलब है ग्रीन हाउस खेती को, क्या ग्रीन हाउस का मतलब, शेड नेट हाउस, हाउस लो, टनल की स्थापना के द्वारा, यानी ग्रीन हाउस का निर्माण करना और उसके अंदर खेती करना, ताकि हम प्रतिकूल दशाओं को अनुकूल बना करके उन फसलों का उत्पादन करना जो हमारे यहाँ नहीं हो रही है। फिर राजस्थान उद्यानिकी, उद्यानिकी यानी ये वो फसलें हैं जो बागवानी टाइप की फसलें हैं, उनके लिए करना, यानी परंपरागत फसलों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देना। उद्यानिकी फसलें मतलब जैसे हमारी जो खेती हो रही है, नियमित खेती हो रही है, वो तो हो ही रही है, इसके अलावा हमारे बागवानी फसलें, उद्यानिक फसलें, जैसे फल हैं, फूल हैं, ऐसी फसलें जो लंबे समय तक, पेड़ उगाने के बाद लंबे समय तक फसलें दे, उनको उपज करना। तो पहला कौन सा था, सूक्ष्म सिंचाई था, दूसरा जैविक खेती था, तीसरा क्या है बीज उत्पादन और उसका वितरण था, चौथा क्या है मिलेट्स हैं, सुरक्षित खेती है, और उद्यानिकी खेती मिशन। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, यानी राजस्थान की जो फसलें हैं उनके लिए सुरक्षा। तो सुरक्षा किससे करनी, खड़ी फसलों को पशुओं और नील गायों से बचाने की योजना, यानी फसल को बचाना है। फिर भूमि उर्वरता मिशन, क्या करना है, फ्लड इरिगेशन, यानी जो बाढ़ सिंचाई, बाढ़ सिंचाई मतलब क्या करते हैं किसान, पानी ज़्यादा होता है या कम होता है उससे कोई मतलब नहीं है, वो खेत में खुला पानी छोड़ देते हैं, तो उसको बढ़ावा नहीं देना। रासायनिक खादों का इस्तेमाल के कारण प्रदेश का बड़ा भाग जमीन खराब हो गई है, तो उसको बचाने के लिए हरी खाद का उपयोग करना। तो भूमि की उर्वरता कैसे बढ़ेगी, कि बूंद बूंद सिंचाई करो, है फव्वारा सिंचाई करो, रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम करो। इसके द्वारा आप ज़्यादा पानी डालोगे तो पानी अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद एक निश्चित लेवल के बाद वापस बाहर आएगा, साथ में क्या आएगा, नमक आएगा, नमक आकर मिट्टी क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। फिर राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, यानी भूमिहीन किसान श्रमिकों, यानी भूमिहीन किसान जो श्रमिक हैं को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार देना। भूमिहीन कृषि श्रमिक यानी जो किसान मजदूर हैं जो खेती में काम करते हैं, उनको 5,000 रुपये देना, ताकि वो हाथ से चलने वाले हल वगैरह कृषि यंत्रों को खरीद सके, हाथ से चलाने वाले, समझ गए। फिर क्या करना है, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, यानी तकनीकी मतलब कृषि का यंत्रीकरण करना, कृषि का क्या करना, मशीनीकरण करना, यानी सारे काम किससे करना, मशीन से करना। इसमें उत्पादन संगठन, कस्टम हायरिंग केंद्रों पर 1,000 ड्रोन, IT लैब, मोबाइल ऐप आदि आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम तैयार करें, यानी कृषि का तकनीकीकरण, यानी मोबाइल ऐप के द्वारा, मशीनों के द्वारा, ड्रोन के द्वारा खेती को सुरक्षित करना है। खाद्य प्रसंस्करण, लास्ट में क्या आएगा, हमने जो उत्पादन किया है उसका इस प्रकार सुरक्षित करें कि वो आगे आने वाली समय में काम आ सके। यानी इसमें क्या होता है, अब ये ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर
एपीकल्चर की भी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये क्या थे, कृषि मिशन के अंतर्गत 11 मिशन थे ये। अन्य घोषणाएं क्या थी कि ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन, यानी पूर्वी राजस्थान में जो नदियों को जोड़कर या नदियों पर बांध बना करके पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना चल रही है, उस पर इसका एक निगम बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। कोटा और जोधपुर में फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना करना, ये इंपॉर्टेंट, कोटा और जोधपुर में फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना करना। 18 नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना करना। ऊंट के संरक्षण के लिए विकास नीति बनाना। प्रश्न आ सकता है कि बजट 2022-23 में कौन कौन सी घोषणाएं की गई। पशु आहार की गुणवत्ता के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी, अधिकृत नियमन अधिकृत कोई मतलब संगठन बनाना, ऐसी कोई अधिकरण बनाना। राजस्थान उद्यानिकी विकास निगम की स्थापना होगी और मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर में विकास होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नीति बनाई गई। ये नीति क्या, निगम बनाया जाएगा, कौन सा, राजस्थान उद्यानिकी विकास निगम की स्थापना की जाएगी। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, माइक्रो इरिगेशन मतलब फव्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है कि बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जा रहा है, जोधपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, जोधपुर में बनाया जा रहा है। नहर परियोजना निगम का गठन होगा जो पूरी राजस्थान के लिए है, और ये 4171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। GSS का गठन किया, ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। अब एक इनाम योजना है, ये मंडी है, क्या है ये, मंडी है। इनाम योजना, दाम भी और इनाम भी, एक मंडी है ये, देखो आगे फोटो दिया हुआ है, ये मंडियां बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है, मंडियां बनाई जा रही है। तो इस मंडी को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि 21-22 के आंकड़ों के अनुसार, ये सारे 21-22 के आंकड़े, कि राजस्थान का विभिन्न फसलों के उत्पादन में योगदान किस किस का है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्थान पर कौन आ रहा है, ग्वार, यानी भारत का 78.62% ग्वार उत्पादन होता है। कितना, 78.62%। दूसरा स्थान किसका है, सरसों का, यानी 46.28%, यानी फसलों का। राजस्थान का दूसरा स्थान नहीं है, राजस्थान का तो प्रथम स्थान है, लेकिन इस फसल का दूसरा स्थान है। बाजरा तीसरी फसल है जो राजस्थान में सबसे पहले, यानी भारत में ये भी फर्स्ट है। भारत में, राजस्थान भारत में बाजरा ग्वार उत्पादन में फर्स्ट है, सरसों के उत्पादन में फर्स्ट है, बाजरा उत्पादन में फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है और इसमें भी फर्स्ट है। ठीक है, लेकिन ये अब फिर चना कितना, 23.44%, दालें कितनी, 19.42, यानी ग्वार सरसों बाजरा दाल, ग्वार सरसों बाजरा दाल, ग्वार सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखना है इसका। अब राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 3,42,342.68 लाख हेक्टेयर में। हेक्टेयर में पूछ ले तो ये 6, और वर्ग किलोमीटर पूछ ले तो 3,42,000, यानी 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब राजस्थान में शुद्ध गोया, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 52.88% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो कितना हेक्टर है, 180.32 लाख हेक्टर है, 180.32 लाख, यानी 52.58% क्षेत्र है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, अनुमानित कितना हो, जो 21-22 का जो आंकड़ा था अब तक का, वो पिछले साल का आंकड़ा, वो कितना, 225.50 लाख टन, ये अनुमानित है, पिछला, इस बार का नहीं, पिछला अनुमानित है ये। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है, ये भी करंट का है, 30.23, पहले शायद 27 के आसपास था 2 साल पहले 19-20 में, अब बढ़कर कितना हो गया, 30.23 हो गया। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 52.58 है, और अनाज उत्पादन कितना है, 225.20 लाख टन। राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, ये अधिनियम बनाया गया है, 1961 में बना था और 64 में लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये सूजस में आया हुआ है, पूछ सकते हैं कि राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 कब लागू हुआ, 64 में लागू। क्या करता है ये, मंडियों का नियमन और नियंत्रण करता है, किसानों के हितों की रक्षा करता है, किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाता है, और मंडी क्षेत्रों का
वर्गीकरण, यानी नियमन नियंत्रण, हितों की रक्षा, उचित मूल्य और वर्गीकरण कर। किसका काम है ये राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 जो 64 में लागू हुआ था उसका काम। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम पोर्टल, ई नाम अभी आया था ना, ई नाम मंडी, काम नाम भी और दाम भी, इनाम, ई नाम, ई नाम है ये, एक्चुअली इनाम है, ई नाम। तो ई नाम इनाम यानी ई नाम पोर्टल स्कीम, ये पोर्टल है एक जो कब लागू हुआ, 14 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 14 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। इसमें 25 मंडियों की शुरुआत की गई। कितनी मंडी शुरुआत की गई, 25 मंडियों की। पहली मंडी कौन सी है, रामगंज मंडी है, जो राष्ट्रीय कृषि बाजार पायलट रूप में प्रारंभ की गई। ये यानी ई नाम के अंतर्गत नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी नेशनल, देखो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये ई, ये नाम, इनाम, ये क्या एक पोर्टल है, कौन सा है, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसमें कृषि उत्पादों के लिए संगठित राष्ट्रीय बाजार को तैयार कर राज्य की 144 मंडियों को जोड़ा गया है। यानी एक पोर्टल के माध्यम से राज्य की सारी मंडियों को आपस में जोड़ा गया है ताकि उनका मार्केटिंग विपणन का कार्य आसानी से किया जा सके। तो ई नाम पोर्टल ध्यान रखना, मंडियों को जोड़ने के लिए। अब काम क्या करना है, ऑनलाइन गेट एंट्री यानी पैसों की भुगतान करना, टोल मशीन, आधुनिक टोल मशीन है उपलब्ध करवाना, ऑनलाइन प्रयोगशाला, परख प्रयोगशाला, ऑनलाइन नीलामी करना अनाज की, तुरंत ई भुगतान करना पैसा, ऑनलाइन रियल टाइम भाव, एक एक मिनट के भाव, अभी क्या भाव है, 10 मिनट बाद क्या भाव था, 5 मिनट पहले क्या भाव था, और कृषक व्यापारी पंजीकरण यानी कृषि से संबंधित है। गेट एंट्री यानी पैसे कैसे देने, लेन देन कैसे करना, टोल मशीनें हैं, परख प्रयोगशाला, टेस्ट प्रयोगशाला है, ऑनलाइन नीलामी है, ऑनलाइन भुगतान है, ई भुगतान है, रियल टाइम भाव है। ठीक है, याद रखना ये किसका काम है, ये इस पोर्टल का काम है, नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल इनाम। चंद्रावती, अब ये सूजस में, हर सूजस में लास्ट में एक दो टॉपिक इतिहास कला संस्कृति के भी आते हैं। तो ये चंद्रावती है, माउंट आबू के पास ये चंद्रावती नगर खोजी गई है, बहुत पहले खोज दी गई है, इस बार थोड़ा सा इसके बाद ज़्यादा आया इसके बारे में डिटेल। तो आबू की तलहटी में स्थित प्राचीनतम नगर है, क्या है, नगर, जिसकी स्थापना 57 ईसा पूर्व में मौर्य गवर्नर राजा पांडु के द्वारा की गई। कितना, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, ये आज से लगभग 2100 साल पहले। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। ये नगरी कब की है, 11वीं-12वीं सदी तक यह नगरी महानगरी बन गई थी। ठीक है, 1503 में सोम धर्म द्वारा रचित पुस्तक सप्तशती में चंद्रावती के 444 मंदिर और 999 शेष मंदिरों का उल्लेख किया गया है। यानी ये किताब है सोम धर्म द्वारा रचित सप्तशती है, चंद्रावती के 444 जैन मंदिरों का उल्लेख है इसमें। अब यहाँ के शासक कौन कौन है, सिंधुराज ये चालुक्य शासक था, उत्पल राज, कृष्णराज, धरनीवरा, दुदुक, धारावर्ष ये परमार शासक हैं। कर्नल टॉड ने यहाँ विभिन्न आकार प्रकार की 20 इमारतें थी। कर्नल टॉड कहता है कि यहाँ विभिन्न आकार प्रकार की कितनी इमारतें थी, 20 इमारतें थी। और प्रमुख मूर्तियाँ किसकी हैं, त्रिम्बक महादेव जी की मूर्ति है जो घुटनों के बल पर बैठी स्त्री है, त्रिम्बक मूर्ति है, शिव जी की नहीं है, त्रिम्बक मूर्ति है, घुटनों के बल पर बैठी, त्रिम्बक से ऐसा लगता है कि शिव जी की, लेकिन स्त्री की मूर्ति है। जैसे 20 भुजाओं के शिव है, और ये क्या है, 20 भुजा, ये क्या कह रहे हैं, देखो त्रिम्बक मूर्ति जो घुटने के बल पर बैठी है और 20 भुजाएं हैं उनकी, और 20 ऐसे शिव की मूर्ति है जिसमें 20 भुजाएं हैं। ये सारा का सारा माउंट आबू की चंद्रावती है। ये कभी परमारों की राजधानी भी रही है, चंद्रावती कभी परमारों की राजधानी रही है, ये इसका ध्यान रखना। सिंधु घाटी से भी पुरानी होने की संभावना बताई गई है। शुरू में झींगा मछली का उत्पादन होगा। ठीक है, शुरू में झींगा मछली किसमें, तालाबों में। और कहाँ का आयात हो रहा है, देखो निर्यात कहाँ हो रहा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों में निर्यात हो रहा है। झींगा मछली में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, न्यूट्रिशंस होता है। घोटिया अम्बा, ये भी सूजस का ही एक मैटर छोटा टॉपिक आया था। घोटिया अम्बा बांसवाड़ा के दोहद राजमार्ग पर बड़ौदिया के पास स्थित है, यानी बांसवाड़ा में एक जगह है बड़ौदिया, वहाँ स्थित है। यहाँ पांडव कुंड है, केला पानी के देवालय हैं, और वाल्मीकि जी का मंदिर है यहाँ पर। यहाँ फागुन कृष्ण त्रयोदशी यानी फागन
कि तेरस से, कृष्ण पक्ष की तेरस से लेकर अमावस्या तक मेला भरता है। इसमें घोटिया अंबा में। ये मूसी रानी की छतरी है, अलवर के सिटी पैलेस के पीछे स्थित है। इसका निर्माण 1815 से 1841 के बीच में विनय सिंह, अलवर के शासक विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह की और मूसी रानी की याद में इसका निर्माण करवाया गया। यानी जो विनय सिंह है, विनय सिंह से पहले शासक कौन आ रहे हैं? बख्तावर सिंह आ रहे हैं। तो विनय सिंह ने बख्तावर सिंह और मूसी रानी की याद में करवाया। कैसे पत्थर से बना हुआ है? ये करौली के लाल पत्थर से निर्मित। इसमें 12 विशाल और 27 अन्य स्तंभ है। 12 तो विशाल स्तंभ है और 27 छोटे छोटे स्तंभ है। छतरी में बख्तावर सिंह का जुलूस, गजासुर की कथा, भगवान कृष्ण की, भगवान रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की और सीता माता की के चित्र है उत्कीर्ण किए गए इस छतरी के अंदर। ये मूसी रानी की छतरी है। ये मूसी रानी की छतरी, ऊपर सफेद पत्थर की, नीचे लाल पत्थर की, ये वाली मूसी रानी की विनय सिंह ने बनवाई थी, बख्तावर सिंह और मूसी रानी की याद में। ये अपना, तो ये मेरा एक ऐप है, अपनी बुक के नाम से ऐप है। इस ऐप पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। राजस्थान जीके के लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन है उसमें अपलोड हो रहे हैं। उस पर आप अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट। मेरी क्लास के, मेरी जो कोचिंग है लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी, उसमें जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासें होती हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो। आपके बहुत काम के हैं, पूरे कंप्लीट करवाया है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर उन वीडियो का आप ज्वाइन करते हो तो किसी भी एग्जाम में राजस्थान जीके के 84-85% से कम नंबर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे। यानी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 में से 40 क्वेश्चन, करंट को छोड़ दें तो 40 क्वेश्चन के आसपास हैं, वो 40 प्लस हैं, वो उस किताब से और मेरी ऐप से आएंगे। मेरी किताब भी है गरुड़ प्रकाशन के नाम से, राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति की। मेरा एक ऐप भी है, एक तो ऐप है अपनी बुक के नाम से, फिर मेरा गरुड़ प्रकाशन के नाम से मेरी बुक्स आती हैं। मैं कोचिंग में पढ़ाता भी हूँ, पिछले 22 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप इसको उसको आप कंटिन्यू करें। इसको आपके लिए बहुत लाभदायक है। मैं सारी की सारी सूजस करवाऊँगा। इसके अलावा करंट के टॉपिक भी तैयार हो रहे हैं, वो रेगुलर मैं उसको अपडेट करता रहूँगा। तो थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए। ठीक है।